नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं अरविंद। आज आपको इतिहास के बारे में हम बताएंगे। इतिहास विषय जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे अतीत का अध्ययन या जीवन रहा। तो इतिहास के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास का अगर हम अर्थ देखें, अन्वेषणों का अध्ययन, अन्वेषणों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अन्वेषणों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, अर्थात जो प्राचीन समय में बीता हुआ जो समय है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अन्वेषण अर्थात खोज के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या है? इतिहास। अथवा हम इसकी दूसरी परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? अथवा अतीत का अध्ययन करना, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। इतिहास है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत यानी अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का अर्थ, इसका जो अर्थ देखा जाता है, अतीत यानी बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, बीता हुआ समय जो हमारे समाज में प्राचीन काल में जो बीत चुका है उसके बारे में, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के बारे में हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमने देखा कि अन्वेषणों का अध्ययन यानी प्राचीन वस्तुओं की खोजों के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, या फिर अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। अतीत यानी बीता हुआ समय। इसके साथ साथ अगर हम इतिहास के पिता या हम कह सकते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। या तो इसको हम पिता या फिर हम जनक भी कहते हैं। जनक यानी इतिहास का जनक किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को कहा गया है। हेरोडोटस एक यूनान के व्यक्ति थे, यूनान के रहने वाला था। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब थी या बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हेरोडोटस की सबसे सुप्रसिद्ध पुस्तक है जो इतिहास के बारे में बताती है। हिस्टोरिका यानी इतिहास के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से इतिहास का फादर या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है जो यूनान का रहने वाला था। और इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका है। और हिस्टोरिका बुक से ही क्या है? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसी से ही क्या है? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिस्ट्री शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति मानी जाती है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने माना? तो एक व्यक्ति हैं सिसरो महोदय। तो सिसरो महोदय ने क्या कहा है? सिसरो महोदय ने फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना है। सिसरो महोदय ने हेरोडोटस
हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक माना है। इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस है, जो यूनान के रहने वाले हैं। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने माना, तो आप देखेंगे सिसरो महोदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना। तो हेरोडोटस को आप सिसरो महोदय ने क्या है, इसको जनक या पिता माना, सिसरो महोदय ने। इस प्रकार से अब हम देखेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। खंडों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को सुव्यवस्थित तरीके से समझने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। बुक आपके कौन कौन से हैं पढ़ेंगे हम। सबसे पहले 3 खंड कौन कौन से हैं। प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। एक का नाम है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरे को नाम है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से 3 कालखंडों में इतिहास को डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले अब हम यहाँ से प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, तो हेडिंग डालेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मनुष्य को न वो पढ़ना लिखना या कुछ भी वो समझना नहीं जानता था। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल में हम क्या करते हैं सर, इसमें क्या था कि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। कहने का तात्पर्य प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जो ऐसा समय था जिसमें मनुष्य ना तो कोई, इस कहने का तात्पर्य इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हुआ हो, अर्थात मनुष्य ना तो पढ़ना लिखना या किसी भी प्रकार की चित्रकारी के माध्यम से या कला आकृतियों के माध्यम से ज्ञान का अनुभव ना हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ये क्या है, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हो, लिखित साक्ष्य इसमें अनुपलब्ध है।
प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया जाता है। सब अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको जनक कौन कहलाता है? जनक। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस कहलाते हैं या हेरोडोटस कहलाते हैं या फादर ऑफ हिस्ट्री या जनक के नाम से जाने जाते हैं हेरोडोटस। लेकिन यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल के जनक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है। या जनक कह लेंगे या हम पिता, जनक या पिता, जनक या पिता। तो आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय। तो प्रागैतिहासिक काल का जो जनक किसे माना गया है तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना गया है। इस काल को प्रागैतिहासिक काल का जनक के रूप में इनको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। ठीक, ये 1834 से 1912 के बीच का पीरियड, 1834 और 1912 के बीच में इन्हें क्या कहा गया है? प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? तो इसमें आपका हैंड एक्स प्राप्त हुई, यानी हाथ कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, हैंड एक्स प्राप्त हुई, हाथ कुल्हाड़ी। ये हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? आपका पल्लवरम, मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहला एक प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ जो हाथ की कुल्हाड़ी थी। हाथ की कुल्हाड़ी सबसे पहले प्राप्त हुई थी। ये कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आपका पल्लवरम से प्राप्त हुई। पल्लवरम ये स्थान कहाँ से मिलता पड़ता है? जो मद्रास या जिसको हम चेन्नई कहते हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है, प्रागैतिहासिक काल के तहत। इसी के साथ साथ भारतीय पुरातत्व का जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए सब में अंतर है। इतिहास का जनक हेरोडोटस, प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट और भारतीय पुरातत्व, इसमें क्या है? भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व, यानी अब भारत की बात आ रही है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर, कौन है आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा कि मानव पढ़ना लिखना या नहीं जानता था, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल के जनक या पिता रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। प्राप्त साक्ष्य हाथ की कुल्हाड़ी थी जो पल्लवरम, मद्रास, चेन्नई से प्राप्त हुई और भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में विभाजित किया गया।
प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बांटा गया। तो सबसे पहले अब हम अब पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लेंगे, फिर मध्यपाषाण काल और फिर आपका नवपाषाण काल। तो हेडिंग डालते हैं हम पहले नंबर 1 पर, पुरापाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर का युग, पूरा प्राचीन पत्थरों का युग या समय। सबसे पहले मनुष्य के पास हथियार बनाने के लिए कोई धातु नहीं थी, लेकिन उसके पास पत्थरों के औजार बनाता था। पत्थरों के औजार के नाम से यह जाना जाता है पुरापाषाण काल, इसलिए इसका नाम पाषाण काल के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम देखेंगे। इसकी बताया जाता है 8000 BC इसका समय माना जाता है। पुरापाषाण काल का समय 8000 BC माना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम पैलियोलिथिक युग या समय भी कहते हैं। पैलियोलिथिक युग या समय या पीरियड कहलाता है पुरापाषाण काल, जो 8000 ईसा पूर्व के समय के पूर्व माना जाता है पुरापाषाण काल। देखिए, पुरापाषाण काल की सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पुरापाषाण काल में मनुष्य, हमने बताया कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अर्थात कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। ये ऐसा युग था जो पत्थरों का युग से संबंधित था। तो इस युग की सबसे पहली खोज जो हुई वो क्या थी, आग की खोज। आग की खोज, आग की खोज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खोज की थी, तो आग की खोज की थी पुरापाषाण काल में सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन में आपके 3 बात आएंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में किसकी खोज की गई, आग की खोज। यानी पत्थरों से जब 2 पत्थर आपस में टकराए तो चिंगारी निकली, मनुष्य ने किसकी खोज कर ली, आग की खोज कर ली। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनुष्य की, सबसे बड़ी सबसे पहली उपलब्धि क्या थी, आग की खोज थी। पुरापाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज किया था। इसी काल में इसके साथ साथ मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य क्या था, शिकारी प्रवृत्ति का था। मनुष्य क्या करता था, शिकारी प्रवृत्ति का मानव था, यानी मनुष्य अपना भोजन या पेट भरता था तो शिकार के माध्यम से पेट भरता था। और मनुष्य खाना बदोश जीवन जीता था, जीवन यापन करता था। मनुष्य खाना बदोश जीवन यापन करता था, यानी मनुष्य
भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता फिरता रहता था। इसी को हम क्या कहते हैं, खानाबदोश जीवन कहते हैं। ठीक, तो मनुष्य पूरा पाषाण काल में, या कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था या औजार बनाता था, बड़े बड़े पत्थर। इस युग में पूरा पाषाण काल में बड़े 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 पत्थरों से औजार बनाकर शिकार करता था। कहने का तात्पर्य है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करता था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे बड़े बड़े पत्थरों का युग कौन सा युग है, तो आप बता सकते हैं पूरा पाषाण काल का युग बड़े बड़े पत्थरों का युग माना जाता है। जैसे जैसे मनुष्य आगे ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मनुष्य पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में जाता है, तो पत्थरों के जो बड़े बड़े औजार हैं उनको छोटा कर देता है और उनको नुकीला कर देता है, जैसे जैसे उसकी एज आगे बढ़ती जाती है। और जब खानाबदोश जीवन का जिएगा तो क्या है, खानाबदोश यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाकर के अपना भोजन जीता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाद्य संग्रह यानी अपना भोजन वो संग्रह के रूप में रखता था। भोजन को, क्योंकि हमेशा भोजन प्राप्त नहीं होता था, इसलिए वो कुछ शिकार के माध्यम से जो भोजन प्राप्त होता था कुछ जानवरों का, उसको खाद्य के रूप में, संग्राहक के रूप में रख लेता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिकारी मानव और आग की खोज, खानाबदोश जीवन या बड़े बड़े पत्थरों का युग पूरा पाषाण काल का युग माना जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े औजारों से, पत्थरों से क्या है, मनुष्य ने क्या बनाया था, अभी हमने आपको बताया है, हाथ की कुल्हाड़ी बनाया था। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा औजार बनाया, तो कौन सी औजार बनाया, हाथ की कुल्हाड़ी। ये हाथ की कुल्हाड़ी पल्लवरम नामक स्थान तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे पूरा पाषाण काल को भी क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखेंगे वो 3 भाग कौन कौन से आपके माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे निम्न पाषाण काल। नंबर 1, निम्न पूरा पाषाण काल। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है मध्य पूरा पाषाण काल। फिर आपका आएगा तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसी में नंबर 1 पे पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। तो देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत बांटा गया है। तो आज प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।